नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद भारत एजुकेशन पर। ये एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे खास तौर पर हमारे उन भाई बहनों के लिए बनाया गया है जो IBPS, SSC, MP एपेक्स बैंक और रीजनल रूरल बैंक जैसे सरकारी एग्जाम्स की दिन रात तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज से हम इस चैनल पर एक फ्री कंप्यूटर अवेयरनेस कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको कंप्यूटर के लिए कहीं और भटकने या एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने इस पूरे कोर्स को स्पेशली बैंकिंग एस्पिरेंट्स, SSC और MP एपेक्स बैंक की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। तो बस अपनी कलम और नोटबुक उठा लीजिए और तैयार हो जाइए इस सफ़र के लिए कि आप आने समय में हमसे जुड़े रहेंगे और इस कोर्स को कंप्लीट करके अपने बैंकिंग एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करेंगे। यह कोर्स प्रीवियस पैटर्न पर आधारित है। हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया गया है। किसी भी YouTube चैनल पर यह कोर्स अवेलेबल नहीं है। अंततः हम एक इनिशिएटिव लेकर आए हैं। उम्मीद है कि इस एजुकेशनल रेवोल्यूशन में आप हमारे साथ बने रहेंगे। कोर्स की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाएं। शुरू करते हैं। कोर्स की शुरुआत से पहले आइए सिलेबस पर एक नज़र घुमाते हैं। शुरुआत हम करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से। इसमें हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर असल में काम कैसे करता है और इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बैंकिंग एग्जाम्स में अक्सर इसके बेसिक फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स पर सवाल बनते हैं, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगला टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम पहली पीढ़ी से लेकर आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तक के सफ़र को समझेंगे। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या IC चिप का इस्तेमाल हुआ था। फिर हम बढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की तरफ। यहाँ हम समझेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। SSC और बैंकिंग में सॉफ्टवेयर की कैटेगरी और CPU के आर्किटेक्चर से जुड़े सवाल काफ़ी गहराई से पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पर। इसमें कीबोर्ड और माउस के अलावा प्रिंटर्स, प्लॉटर्स और स्कैनर्स पर हमारा खास फोकस रहेगा क्योंकि प्रिंटर्स के टाइप्स, इम्पैक्ट vs नॉन इम्पैक्ट पर हर साल सवाल देखे जाते हैं। मेमोरी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम रैम, रोम, कैश और सेकेंडरी स्टोरेज को डिटेल में पढ़ेंगे। बैंकिंग मेंस में मेमोरी की यूनिट्स जैसे कि TB, PB, EB का क्रम और उनकी एक्सेस स्पीड पर बार बार सवाल आते हैं। नंबर सिस्टम में हम बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन सीखेंगे। इसमें से डायरेक्ट 1-2 नंबर के कन्वर्जन वाले सवाल अक्सर एग्जाम्स में मिल जाते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हम लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेज के साथ साथ कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर के काम करने के तरीके को भी कवर करेंगे। अंत में MS ऑफिस और शॉर्टकट कीज, ये आपके सिलेबस का सबसे बड़ा और स्कोरिंग हिस्सा है। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के नए फीचर्स, टैब्स और उनकी शॉर्टकट कीज से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे हम बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से और बारीकी से समझेंगे। हम सिलेबस के अगले महत्वपूर्ण भाग पर नज़र डालते हैं। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम डेटा को व्यवस्थित तरीके से स्टोर और मैनेज करना सीखेंगे। बैंकिंग एग्जाम्स में अक्सर प्राइमरी की, फॉरेन की और डेटाबेस के मॉडल से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं जिन्हें हम गहराई से समझेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क, यहाँ हम नेटवर्क के प्रकार जैसे LAN, WAN और MAN को कवर करेंगे। इसके साथ ही नेटवर्क टोपोलॉजी और सबसे ज़रूरी OSI मॉडल की 7 लेयर्स को पढ़ेंगे जिनसे हर साल परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। इंट्रो एंड यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का इतिहास क्या है और आज ये बैंकिंग और गवर्नेंस में किस तरह काम कर रहा है, इसे हम बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। इसमें वेब ब्राउजर्स और सर्च इंजन के बीच का अंतर भी स्पष्ट करेंगे। इंटरनेट कीवर्ड्स, यहाँ हम उन तकनीकी शब्दों को समझेंगे जो सुनने में कठिन लगते हैं लेकिन एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, जैसे URL, DNS, IP एड्रेस, HTTP और कुकीज़। इनके फुल फॉर्म और इनके पीछे के लॉजिक पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी, डेटा को सुरक्षित रखना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें हम फायरवॉल, एन्क्रिप्शन और सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र के प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि आप समझ सकें कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे सुरक्षित रखे जाते हैं। साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी, इसमें हम विभिन्न प्रकार के साइबर खतरों जैसे फिशिंग, हैकिंग और मैलवेयर, वायरस, वर्म, ट्रोजन के बारे में विस्तार से जानेंगे। एग्जाम में इनसे बचने के उपायों और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स पर काफ़ी सवाल आते हैं। मल्टीमीडिया, अंत में हम विभिन्न फाइल फॉर्मेट्स जैसे इमेज, JPEG, PNG, ऑडियो MP3 और वीडियो MP4 के बारे में जानकारी लेंगे।
अक्सर इनके एक्सटेंशन और इनके उपयोग से संबंधित सवाल एग्जाम्स में सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कंप्यूटर असल में कहते किसे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू कैलकुलेट यानी गणना करना। सरल शब्दों में कहे तो कंप्यूटर एक ऐसी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो रॉ डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करती है, उसे दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करती है और अंत में हमें एक सटीक परिणाम यानी इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में प्रदान करती है। कंप्यूटर को हम कॉम्प्लेक्स एंड प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बिना थके और बिना किसी गलती के लाखों करोड़ों गणनाएं पलक झपकते ही कर सकता है। इसकी कार्यक्षमता GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर टिकी है, यानी अगर हम सही इनपुट देंगे तो ये हमेशा सही और सटीक परिणाम ही देगा। अब आगे जानते हैं कि एक एन्यूमरेटर क्या होता है। आसान भाषा में समझे तो एन्यूमरेटर वह व्यक्ति या माध्यम होता है जो डेटा को इकट्ठा करने, उसकी गिनती करने या उसे एक व्यवस्थित सूची लिस्ट में ढालने का काम करता है। कंप्यूटर के इतिहास में मशीनों के आने से पहले जब गणना का काम हाथों से या इंसानों द्वारा किया जाता था, तब डेटा संग्रह करने वाले इन लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। आज के समय में भी जनगणना, सेंसस जैसे कार्यों में जो व्यक्ति घर घर जाकर जानकारी जुटाता है, उसे ही एन्यूमरेटर कहा जाता है। यही एन्यूमरेटर डेटा का प्राथमिक स्रोत बनता है। समझते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ और किसने किया। कंप्यूटर की दुनिया में चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जनक कहा गया है। वे एक महान आविष्कारक, गणितज्ञ और प्रोफेसर थे। उनका जन्म 26 दिसंबर 1791 को इंग्लैंड में हुआ था। स्टूडेंट्स, ये डेटा याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स में ये सीधा सवाल पूछा जाता है। ध्यान दें, यहाँ साल 1791 है, जिसे अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चार्ल्स बैबेज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 19वीं सदी की शुरुआत में सारी गणनाएं इंसानों द्वारा की जाती थीं, जिनमें गलतियों की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती थी। बैबेज ने एक ऐसी मशीन का सपना देखा जो बिना किसी मानवीय चूक के जटिल से जटिल गणनाएं कर सके। इसी विजन के साथ उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन पर काम शुरू किया, जो भाप से चलने वाली एक विशाल मशीन थी। इसके बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन का डिज़ाइन तैयार किया। यही वो क्रांतिकारी मशीन थी जिसमें आज के आधुनिक कंप्यूटर के बुनियादी हिस्से जैसे मेमोरी और प्रोसेसर, जिसे तब मिल कहा जाता था, का विचार रखा गया था। हालांकि वे अपने जीते जी इसे पूरा नहीं देख सके, लेकिन उनके इसी ब्लूप्रिंट ने भविष्य के डिजिटल कंप्यूटर की नींव रखी। इसीलिए उन्हें सम्मान के साथ फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्रमवार तरीके से कंप्यूटर के आविष्कारों और समय के साथ उनमें आए बदलावों को आगे पढ़ते हैं। चार्ल्स बैबेज ने अपने पहले बड़े आविष्कार के रूप में डिफरेंस इंजन को बनाया, जिसका विचार उन्होंने 1822 में दिया था। ये एक तरह का मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसे आज के कंप्यूटरों का पूर्वज माना जा सकता है। बैबेज का ये सपना था कि गणना करने का काम भाप, स्टीम के जरिए हो, ताकि इंसानी गलतियों की कोई गुंजाइश न रहे। इसीलिए इसे स्टीम पावर्ड मशीन के रूप में डिज़ाइन किया गया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सटीकता, प्रिसिजन थी। इसे 20 से 31 डेसिमल्स तक की गणना करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। आपको बता दें कि अलग अलग किताबों में ये डेटा 20 या 31 मिलता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि उस दौर के लिए यह सटीकता एक चमत्कार जैसी थी। इस मशीन को बनाने के पीछे बैबेज का मुख्य उद्देश्य गणितीय तालिकाओं, मैथमेटिकल टेबल्स में होने वाली गलतियों को रोकना था, जो उस समय के इंजीनियरों और नेविगेटर्स के लिए बड़ी मुसीबत थी। हालांकि पैसों की कमी और उस समय की सीमित तकनीक के कारण ये मशीन पूरी तरह बन नहीं पाई, लेकिन इसने दुनिया को दिखा दिया कि एक मशीन भी जटिल गणनाएं कर सकती है। इसके बाद बैबेज रुके नहीं, उन्होंने एक और भी एडवांस मशीन पर काम शुरू किया, जिसे हम एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अगले और बेहतर आविष्कार के रूप में हम एनालिटिकल इंजन को जानते हैं, जिसे 1833 में डिज़ाइन किया गया था। ये मशीन इतनी शक्तिशाली थी कि इसे 50 डेसिमल्स तक की गणना करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब अगर हम डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बीच के अंतर को आसान भाषा में समझें तो इसे ऐसे याद रखिए। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, डिफरेंस इंजन एक तरह का मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो मुख्य रूप से गणितीय तालिकाओं, मैथमेटिकल टेबल्स को हल करने के लिए बना था, लेकिन एनालिटिकल इंजन उससे कहीं आगे की सोच थी। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क यह था कि एनालिटिकल इंजन में आज के आधुनिक कंप्यूटरों की तरह बुनियादी हिस्से मौजूद थे, जैसे कि स्टोर, जिसे आज हम मेमोरी कहते हैं, और मिल, जिसे आज हम CPU कहते हैं।
यही कारण है कि इसे वास्तव में दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है। चार्ल्स बैबेज का यही डिजाइन आज के डिजिटल कंप्यूटर का आधार बना, इसीलिए उन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर पूछा जाए तो सही जवाब एनालिटिकल इंजन ही होगा। वाले वीडियोस में हम कंप्यूटर और इसकी जनरेशन्स को डिटेल में समझेंगे, लेकिन अब फादर ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ हमें मदर ऑफ कंप्यूटर को जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम कंप्यूटर के इतिहास की बात करते हैं तो दो महिलाओं का नाम प्रमुखता से आता है, जॉर्जिना विटमोर और एडा लवलेस। जॉर्जिना विटमोर चार्ल्स बैबेज की पत्नी थी, जिन्होंने उनके शुरुआती संघर्षों में उनका साथ दिया। लेकिन जब हम तकनीकी योगदान और कंप्यूटर विज्ञान की बात करते हैं तो एडा लवलेस का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्हें मदर ऑफ प्रोग्रामिंग कहा जाता है। एडा लवलेस एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थीं और उन्होंने चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन पर बारीकी से काम किया था। उनके योगदान को हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस ने ही दुनिया का सबसे पहला एल्गोरिदम लिखा था, जिसे मशीन एनालिटिकल इंजन द्वारा प्रोसेस किया जा सकता था। इसी कारण उन्हें दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। दूरदर्शी सोच, जहां बैबेज का ध्यान केवल गणना कैलकुलेशन पर था, वहीं एडा ने यह पहचान लिया था कि कंप्यूटर केवल नंबरों तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में कंप्यूटर संगीत, ग्राफिक्स और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रोग्रामिंग का आधार उन्होंने ही लूपिंग और सब रूटीन जैसे कॉन्सेप्ट्स की नींव रखी थी, जिनका उपयोग आज भी आधुनिक कोडिंग में किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का शरीर हार्डवेयर डिजाइन किया था तो एडा लवलेस ने उसमें आत्मा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग फूंकने का काम किया। इसीलिए उन्हें बड़े सम्मान के साथ मदर ऑफ कंप्यूटर या मदर ऑफ प्रोग्रामिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे और इसके इतिहास को विस्तार से समझते हैं। स्क्रीन पर 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस दिखाई दे रहा है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2001 में भारतीय आईटी कंपनी NIIT ने अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर की थी। इसका इतिहास काफी दिलचस्प है। उस समय NIIT ने महसूस किया कि दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी, खासकर बच्चे और महिलाएं, अभी भी कंप्यूटर से दूर हैं। इस डिजिटल दूरी को खत्म करने और लोगों को तकनीक के प्रति जागरूक करने के लिए इस दिन की नींव रखी गई। धीरे धीरे यह एक वैश्विक मुहिम बन गई। अब बात करते हैं वर्ष 2025 की थीम की, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2025 की थीम, मानव केंद्रित सुधार के लिए साक्षरता, डिजिटल खाई को कम करना, लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें तकनीक को इस तरह विकसित और प्रसारित करना है कि वो हर इंसान की पहुंच में हो और समाज के हर वर्ग को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जा सके। बैंकिंग और SSC जैसे एग्जाम्स में अक्सर दिवस और उनकी थीम पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए 2 दिसंबर की तारीख और इस साल की थीम को अच्छे से याद कर लीजिए। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिनके तालमेल से ही पूरा सिस्टम काम करता है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। 1. हार्डवेयर कंप्यूटर का वो भौतिक भाग, फिजिकल पार्ट है, जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU और मदरबोर्ड। बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक शरीर की तरह है। बैंकिंग एग्जाम्स में अक्सर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के हार्डवेयर से जुड़े तकनीकी सवाल पूछे जाते हैं। 2. सॉफ्टवेयर निर्देशों, इंस्ट्रक्शंस का वो समूह है जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है। इसे आप छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं और स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि MS ऑफिस, विंडोज OS या आपका वेब ब्राउज़र। अगर हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर सिर्फ एक लोहे का डिब्बा है। 3. यूज़र या ह्यूमनवेयर, यह सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। ह्यूमनवेयर का अर्थ है वे लोग जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं या डेटा फीड करते हैं, यानी आप और हम। कंप्यूटर अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, उसे चलाने के लिए एक बुद्धिमान यूजर की जरूरत होती है। एग्जाम में कई बार ह्यूमनवेयर शब्द का इस्तेमाल करके कंफ्यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका सीधा संबंध कंप्यूटर चलाने वाले इंसान से है। इन तीनों के बिना एक कंप्लीट वर्किंग एनवायरनमेंट तैयार नहीं हो सकता। अब हम आगे की ओर चलेंगे और जानेंगे कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और यह किन सेक्टर्स में अपनी जगह बना चुका है। शिक्षा, एजुकेशन।
आज के समय में कंप्यूटर शिक्षा का आधार बन गया है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट क्लासेस और ऑनलाइन एग्जाम्स इसी की देन है। इसकी मदद से छात्र दुनिया के किसी भी कोने से जटिल विषयों को ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। व्यापार, बिजनेस सेक्टर में कंप्यूटर का इस्तेमाल डेटा मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल और क्लाइंट्स के साथ डील करने के लिए किया जाता है। बिलिंग से लेकर मार्केटिंग और ई कॉमर्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट तक सब कुछ कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से ही संभव हो पाया है। संचार, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर ने बातचीत के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के जरिए हम दुनिया भर में कहीं भी बैठे व्यक्ति से सेकंडों में जुड़ सकते हैं। बैंकिंग और सरकारी परीक्षाओं में अक्सर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से जुड़े सवाल इसी क्षेत्र से पूछे जाते हैं। स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर, चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का योगदान अतुलनीय है। मरीजों का डेटा सुरक्षित रखने से लेकर जटिल ऑपरेशंस, सीटी स्कैन, एमआरआई और लैब टेस्टिंग में कंप्यूटर का ही उपयोग होता है। आज की आधुनिक दवाइयों की रिसर्च और डायग्नोसिस बिना कंप्यूटर के मुमकिन नहीं है। बैंकिंग और वित्त, बैंकिंग एंड फाइनेंस, चूंकि आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं तो यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, एटीएम की कार्यप्रणाली, नेट बैंकिंग और शेयर मार्केट का पूरा हिसाब किताब कंप्यूटर ही संभालता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस जैसे सिस्टम इसी तकनीक पर आधारित हैं। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, फिल्में देखना, वीडियो गेम्स खेलना या म्यूजिक सुनना, मनोरंजन का हर पहलू अब डिजिटल हो चुका है। हाई डेफिनेशन मूवीज और वीडियो एडिटिंग के लिए कंप्यूटर सबसे बड़ा माध्यम है। इन सभी सेक्टर्स में कंप्यूटर के बिना आज के आधुनिक समाज की कल्पना करना भी मुश्किल है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को समझने के लिए हमें इसके इनपुट प्रोसेस आउटपुट आईपीओ चक्र को समझना होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम चाय बनाते हैं। पहले सामान डालते हैं इनपुट, फिर उसे उबालते हैं प्रोसेस और अंत में चाय तैयार होकर मिलती है आउटपुट। आइए इसे कंप्यूटर के संदर्भ में विस्तार से समझते हैं। 1. इनपुट सबसे पहले कंप्यूटर को काम करने के लिए निर्देशों या डेटा की जरूरत होती है। हम कीबोर्ड, माउस या स्कैनर जैसे इनपुट डिवाइसेस के जरिए कंप्यूटर को रॉ डेटा देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको 2 और 2 को जोड़ना है तो आप कीबोर्ड से 2 जोड़ 2 टाइप करेंगे। यह इनपुट कहलाएगा। 2. प्रोसेसिंग डेटा मिलने के बाद काम शुरू होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को ये प्रोसेस करता है, गणना करता है और उसे समझने योग्य जानकारी में बदलता है। यहाँ 2 जोड़ 2 की गणना होकर परिणाम 4 तैयार होता है। 3. आउटपुट प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद कंप्यूटर जो परिणाम हमें दिखाता है उसे आउटपुट कहते हैं। ये हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है या प्रिंटर के जरिए कागज पर मिलता है। जैसे स्क्रीन पर 4 का दिखना आउटपुट है। 4. स्टोरेज इन सब के अलावा एक और महत्वपूर्ण चरण है स्टोरेज। अगर आप उस परिणाम को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कंप्यूटर उसे हार्ड डिस्क या एसएसडी में स्टोर कर लेता है। बैंकिंग एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखिएगा, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना ही कंप्यूटर की असली कार्यप्रणाली है। स्लाइड्स को पढ़कर आप कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। की वर्किंग में अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, जिन्हें हम इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। 1. इनपुट डिवाइसेस इनका काम यूजर से डेटा लेना और उसे कंप्यूटर की भाषा में बदलना है। कीबोर्ड इसके जरिए हम अक्षर और नंबर टाइप करके कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। माउस यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर चीजों को चुनते या क्लिक करते हैं। स्कैनर ये किसी कागज पर छपी फोटो या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में कंप्यूटर के अंदर भेजता है। 2. प्रोसेसिंग डिवाइस इनपुट मिलने के बाद सारा काम प्रोसेसिंग डिवाइस का होता है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इसमें 2 मुख्य हिस्से होते हैं, एएलयू जो गणितीय गणना करता है और सीयू जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। यह डेटा को प्रोसेस करके उसे उपयोगी जानकारी में बदल देता है। 3. आउटपुट डिवाइसेस जब प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तो ये डिवाइसेस हमें रिजल्ट दिखाते हैं। मॉनिटर ये सबसे मुख्य आउटपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर रिजल्ट, सॉफ्ट कॉपी दिखाता है। प्रिंटर ये कंप्यूटर के अंदर मौजूद जानकारी को कागज पर छाप देता है, हार्ड कॉपी। स्पीकर ये कंप्यूटर से मिलने वाले डिजिटल सिग्नल को आवाज के रूप में हमें सुनाता है। सरल शब्दों में, इनपुट डिवाइस डेटा लेते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस उसे समझते हैं और आउटपुट डिवाइस उसे हमें दिखाते हैं।
इसी के साथ हमारे चैनल का ये पहला वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि कंप्यूटर के ये बेसिक फंडामेंटल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें कि आपको यह जानकारी कैसी लगी या आप अगले वीडियो में क्या सीखना चाहते हैं। आपके फीडबैक से हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।